Hello everybody, welcome to our channel Excellent Classes. Myself Tulika, your biology educator, and now we are back here with our third chapter of biology, which is how do organisms reproduce. तो स्टूडेंट्स, हमने हमारे पहले के दो चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया है, राइट? तो नाउ होपफुली हम लोग इस चैप्टर को भी बहुत अच्छे से कवर करेंगे. विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? देखो, रिप्रोडक्शन बेसिकली ऑर्गेनिजम्स की वो एक एबिलिटी है जिसके वजह से वो उनके जैसे सिमिलर ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस करते हैं, राइट? प्रोड्यूस करते हैं, ऑफस्प्रिंग्स जो बनाते हैं वो लोग उनके जैसे ही सिमिलर. लाइक वी ह्यूमन बींग्स वी डू रिप्रोड्यूस, तो हमारे जो ऑफस्प्रिंग्स है वो हमारे जैसे ही तो है. उनके पास भी दो हाथ है, दो पैर है, सब कुछ है, राइट? नाक, आंख, सब कुछ है, तो वो हमारे जैसे है, राइट? सिमिलर टू अस. तो रिप्रोडक्शन इज एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स सिमिलर टू देम. अब ये एसेंशियल क्यों है? देखो, अर्थ पे लाइफ को कंटिन्यू होना है, राइट? तो कंटिन्यूएशन के लिए लाइफ ऑन अर्थ पे जो अर्थ पे लाइफ है उसको कंटिन्यू करने के लिए रिप्रोडक्शन की जरूरत होती है. किस तरीके से? देखो, जो भी अभी ऑर्गेनिज्म जिंदा है वो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद मरने वाले हैं. उनको रिप्लेस करने के लिए फिर हमें नए इंडिविजुअल्स की जरूरत है और वो रिक्वायरमेंट मीट होती है रिप्रोडक्शन से. तो रिप्रोडक्शन एसेंशियल क्यों है? इट इज फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. किस तरीके से? क्योंकि इसमें न्यू स्पीशीज की एडिशन हमें देखने को मिलती है. ऑल्सो ये डेड ऑर्गेनिजम्स को रिप्लेस करता है. अच्छा, रिप्रोडक्शन ही वो चीज है जिसके वजह से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वेरिएशंस ट्रांसफर होती है. अब ये वेरिएशन क्या है ये हम अपने आगे के स्लाइड में कवर करेंगे. ओके, तो रिप्रोडक्शन की बेसिक इवेंट क्या है? रिप्रोडक्शन में बेसिकली डीएनए की कॉपी होती है. अब ये डीएनए क्या है? तो डीएनए है जेनेटिक मटेरियल ऑफ अ सेल. हर एक सेल की अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, राइट? तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करने वाला चीज वो है हमारा डीएनए. डीएनए बेसिकली एक कंडेंस्ड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है विच इज क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम है वो कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, ऑल्सो वो डबल स्ट्रैंडेड होता है. इस तरीके से वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है? और क्रोमोसोम पे छोटे छोटे जीन्स प्रेजेंट होते हैं. गुड. जीन्स क्या करते हैं? हमारे बॉडी में हमारा अपीयरेंस कैसा होगा, जीन्स उसे कंट्रोल करेंगे, ठीक है? जो भी अदर फंक्शन है हर कुछ को जीन ही कंट्रोल करता है. दैट इज व्हाई वी से कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ अ सेल. तो रिप्रोडक्शन में डीएनए की कॉपी होती है एंड नॉट जस्ट डीएनए की कॉपी, यहाँ पे सेल में जो भी चीजें प्रेजेंट है, इवन साइटोप्लाज्म, जो भी ऑर्गेनल्स है, हर कुछ की कॉपी होगी. तभी तो आगे चल के वो दो सेल्स में इक्वली डिवाइड होंगे, राइट? आगे हम लोग कवर करेंगे. हर एक ऑर्गेनिज्म की अपनी डिफरेंट मोड्स होती है रिप्रोडक्शन की. कुछ एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, कुछ सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे. तो ये दोनों चीजें, ये दोनों टर्म क्या है? वी कवर, राइट? आगे बढ़ते हैं. अब आ चुका है हमारे पास फंडामेंटल्स ऑफ रिप्रोडक्शन और डीएनए कॉपी. तो एज आई स्टेटेड अर्लियर कि रिप्रोडक्शन में, राइट, रिप्रोडक्शन में सेल क्या करता है? सेल डीएनए की कॉपी करेगा, साथ ही साथ सेल्यूलर अपैरेटस लाइक साइटोप्लाज्म, उसके प्रेजेंट ऑर्गेनल्स, इन सब की भी कॉपी करता है, ठीक है? एक सेल से हमेशा सिर्फ दो ही सेल बन सकते हैं. तो जो सेल डिवाइड कर रही होंगी वो होती है मदर सेल, और जो दो नए सेल बन रहे हैं वो होंगे हमारे डॉटर सेल्स, राइट? मदर सेल की प्रेजेंट डीएनए, ठीक है, उनमें प्रेजेंट सारा कंटेंट जो भी है वही कॉपी होता है और वही इक्वली डिवाइड होगा उनसे बनाए गए डॉटर सेल्स में. ओके, हम लोग पढ़ते हैं. यहाँ पे लिखा क्या है? लिखा है कि रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स मेकिंग कॉपीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स बॉडी डिजाइन. व्हाट डज इट मीन बाय ऑर्गेनिजम्स बॉडी डिजाइन? तो देखो, हम जैसे दिखते हैं हम वैसा ही रिप्रोड्यूस करते हैं, राइट? डॉग्स जैसे हैं, उनकी रिप्रोडक्शन, उनकी ऑफस्प्रिंग जो बनती है वो उनके जैसे दिखती है. तो बेसिकली उनकी बॉडी की डिजाइन ही तो कॉपी हुई है उनके ऑर्गेनिजम्स, उनके ऑफस्प्रिंग्स में, राइट? तो रिप्रोडक्शन वही करता है कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी के डिजाइन को कॉपी करेगा. साथ ही साथ जो सेल है,
जो भी सेल रिप्रोड्यूस कर रहा है वो सेल करेगा क्या कि डीएनए की कॉपी बनाएगा। अगेन डीएनए की कॉपी बनाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, डीएनए की कॉपी बनाएगा, ओके, थ्रू बायोकेमिकल रिएक्शंस। अब ये बायोकेमिकल रिएक्शंस ये हमारी 12th की टॉपिक है, हायर क्लासेस की टॉपिक है, तो हम यहां उसे डिस्कस नहीं कर सकते, ओके। चलो, DNA copying is accompanied by the creation of an additional cellular apparatus producing the two new daughter cells, as I stated earlier. तो हम यहाँ पे बनाएंगे कि एक सेल ऑलवेज सिर्फ 2 सेल ही बना सकती हैं, ओके। तो ये जो 2 सेल बनी है हम इन्हें डॉटर सेल्स कहते हैं, ठीक है। और जो सेल डिवाइड कर रही है हम उन सेल को मदर सेल कहते हैं, ठीक है। तो देखो, मदर सेल में प्रेजेंट है डीएनए की हो गई कॉपी, और जो भी सेलुलर अपैरेटस उसके पास था, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस, जो भी चीजें थी सबकी कॉपी हो गई, ठीक है। साइटोप्लाज्म की भी कॉपी हो गई, तो उनके डॉटर सेल्स में वो कॉपी चला जाता है इस तरीके से। और भी जो भी चीजें थी सेल्स में प्रेजेंट, राइट। तो एक सेल ऑलवेज 2 सेल ही क्रिएट करेंगी, जो सेल डिवाइड कर रही है वो मदर सेल है, जो सेल डिवाइड करके जो 2 नए सेल बन रहे हैं वो डॉटर सेल्स है, राइट। तो हम एक बार क्विक समरी लेंगे डीएनए कॉपिंग की, कि रिप्रोडक्शन में बेसिकली डीएनए की कॉपी होती है। डीएनए है हमारा जेनेटिक मटेरियल जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जो जाते हैं ना, जेनेटिक इंफॉर्मेशन उन्हें कैरी करती है डीएनए, राइट। तो उनकी कॉपी बनाती है, ऑर्गेनिज्म की बॉडी की डिजाइन कॉपी होती है, साथ ही जो भी सेलुलर अपैरेटस है उनकी कॉपी होती है, ओके, प्रोड्यूसिंग द 2 न्यू डॉटर सेल्स। अब आते हैं वेरिएशन टर्म पे। तो देखो, वेरिएशन को हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं, राइट। चलो, मान लेते हैं कि एक बैक्टीरिया है हमारे पास, जो बैक्टीरिया हीट वाले सराउंडिंग में सर्वाइव नहीं कर पा रहा, हॉट वेदर वाले कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर पा रहा। उसकी कंडीशन है कि अगर उसे जिंदा रखना है तो हॉट एनवायरनमेंट से उसे दूर रखा जाए, ठीक है। अब वो रिप्रोड्यूस कर रहा है, उनकी बनाए गए डॉटर सेल्स में अगर सेम यही फीचर कॉपी हो गया तो फिर उनकी स्पीशीज ही खत्म ना, एक टाइम आने के बाद। मान लो कि उनकी स्पीशीज कभी हीट एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आई तो वो खत्म है, वो मर गई, ऐसा तो होना नहीं है ना। तो ये ना हो इसलिए वेरिएशन आता है, ठीक है। जो मदर सेल थी उनमें वेरिएशन आई, जो डॉटर सेल्स है उनमें वेरिएशन आई, ठीक है, वेरिएशन आई। अब जो उनकी डॉटर सेल्स है वो हीट कंडीशंस में भी सर्वाइव कर पा रही है, तो अब वो जो भी सेल्स बनाएंगी वो सबको सर्वाइव कर पा रहा होगा। तो वेरिएशन इसीलिए जरूरी है ताकि स्पीशीज, लाइफ ऑन अर्थ, जो हमने टर्म बोला था पहले, लाइफ ऑन अर्थ, वो कंटिन्यू हो पाए, ठीक है। स्पीशीज जो ऐड हो रहे हैं वो सर्वाइव कर पाए, तो वेरिएशन इसीलिए जरूरी है। आगे हम लोग देखते हैं कि लिखा क्या है। Variations during reproduction are the basis for evolution. Now, what does it mean by evolution? जो बैक्टीरिया था जो हीट स्प्रिंग में, हीट कंडीशंस में सर्वाइव नहीं कर पा रही थी, लेकिन डॉटर सेल्स कर पा रहे, राइट। तो बेसिकली वो जो सेल था जो नहीं कर पा रहा था वो तो इवॉल्व भी हुआ है ना, इवॉल्व भी तो हुआ है। तो दैट इज व्हाट इवोल्यूशन इज, हम इवॉल्व होते हैं, है ना। वेरिएशन हमें इवॉल्व करवाती है, ठीक है। पहले के टाइम में देखो, पहले के टाइम में जो एंशिएंट टाइम्स था उसमें ह्यूमन बॉडीज, हम लोग इरेक्ट नहीं थे, हम लोग झुक के चलते थे, ठीक है। जो हमारे एंसेस्टर्स थे उनके जैसे हम थे, बट अब तो हम ऐसे नहीं है ना, अब हम झुक के तो नहीं चलते, अब हम इरेक्ट चलते हैं। तो हमें इवोल्यूशन ही तो आया है, टाइम टू टाइम कंडीशंस को, सराउंडिंग्स को सेंस करके हमारे बॉडी में वेरिएशंस आए हैं, ठीक है। वेरिएशंस की वजह से हम इवॉल्व ही तो हुए हैं बेसिकली, राइट। चलो, organisms occupy niche. Niche is a place where organisms live, ठीक है। Niche is the place where organisms live. So they occupy niche in the ecosystem and variations in the population are important for the survival of a species, ठीक है। As I stated earlier, species के survival के लिए ही variation की जरूरत होती है। Example में वही है heat resistant bacteria, ठीक है। एक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं विच इज थर्मो एक्वाटिकस बैक्टीरियम। ये बैक्टीरियम जो है वो 90 डिग्री सेंटीग्रेड में भी सर्वाइव कर पा रहा है, तो जरूरी उनके बॉडी में कुछ वेरिएशंस आई होंगी पहले, है ना। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं।
अब हम लोग के पास आ चुका है एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब ये सेक्सुअल और एसेक्सुअल होता क्या है? एसेक्सुअल लगा है तो मतलब जो कि सेक्सुअल, जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी रिक्वायरमेंट्स है उनसे वो डिवॉइड है। ठीक है, उनको वैसा कुछ नहीं चाहिए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलवेज ऑलवेज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा। अब वो बना है एक सेल का, वही सेल हर काम करेगा, वेदर इट इज न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, हर कुछ वो एक ही सेल करेंगे, राइट? ओके, asexual reproduction is the simplest type of reproduction। simplest type क्यों? क्योंकि देखो simplest type क्यों यहाँ पे रीजंस लिखते हैं हम लोग, simplest type क्यों? क्योंकि it does not require mate, it does not require mate। ठीक है, no fusion of gamete, देखो गैमीट की फ्यूजन तभी होती है जब मेट्स प्रेजेंट हो और मेल एंड फीमेल पार्टनर की प्रेजेंस हो। मेल पार्टनर से एक गैमीट आता है, फीमेल पार्टनर से एक गैमीट आता है, फिर उनकी वहां पे फ्यूजन होकर जाइगोट बनती है। ओके, बट यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को मेट की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो एक सिंगल सेल के बना है, उन्हीं में सब काम होना है। ठीक है, तो उनको मेट की जरूरत नहीं है, तो जाहिर है उनमें कोई गैमीट की फ्यूजन हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। इसके एग्जांपल्स में आता है बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा। देखो अमीबा हमारा, राइट? अमीबा, अमीबा हम किसी भी शेप का बना सकते हैं। ओके, अमीबा हम किसी भी शेप का बना सकते हैं, ये न्यूक्लियस है उसका, अमीबा हम किसी भी शेप का बना सकते हैं, है ना? तो अमीबा ना करता क्या है बाइनरी फ्यूजन में कि सबसे पहले तो वो अपने न्यूक्लियोप्लास्ट, जो उसकी न्यूक्लियस की कंटेंट है वो उसे डबल करता है। ठीक है, साथ ही साथ वो साइटोप्लाज्म की भी कंटेंट को डबल करेगा एंड उसके बाद होता यह है कि सेल के किसी एक पोर्शन से सेल इनवर्डली, है ना, इनवर्डली इस तरीके से सेल की मूवमेंट शुरू हो जाती है एंड एक टाइम आता है जब सेल एकदम पीक पॉइंट पे पहुंच के दो नए सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं और ये होती है डॉटर सेल्स। ये होती है डॉटर सेल्स। ठीक है, ये होती है डॉटर सेल्स। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास बडिंग इन हाइड्रा। देखो हाइड्रा एक aquatic प्लांट है, हाइड्रा इज एन aquatic प्लांट। अब होता बेसिकली ये है कि हाइड्रा के बॉडी पे कहीं एक सेल की ग्रोथ होने लग जाती है, बड बन जाता है वहां पे। ठीक है, अब वो बड हाइड्रा की बॉडी से न्यूट्रिशन लेगा और एक सर्टेन पीरियड तक ग्रो करेगा। ठीक है, अब जब वो ग्रो कर गया, उसे ऐसा लग रहा है कि अगर वो उस बॉडी से डिटैच हो गया तो भी वो सरवाइव कर पाएगा, तो तब उस कंडीशन में वो हाइड्रा की मेन बॉडी से डिटैच कर जाते हैं और फिर वो जहां भी गिरेंगे वहां पे नया हाइड्रा प्लांट, राइट? राइजोपस में होता है स्पोर फॉर्मेशन, राइजोपस में होता है स्पोर फॉर्मेशन। राइजोपस हमारे पास एक फंजाई स्पीशी है। राइजोपस में स्पोर फॉर्मेशन तभी होती है जब अनफेवरेबल कंडीशन वहां देखने को मिलता है। बेसिकली स्पोर्स जो है ना वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और उस बैग लाइक स्ट्रक्चर में मिलियंस ऑफ, लाइक बहुत सारे स्पोर्स होते हैं उसमें। ठीक है, एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद जब वो मैच्योर हो जाएंगे, जब उनके टाइप की कंडीशन उन्हें वो मीट करेंगे, तो वो जो स्पोर बैग है वो बर्स्ट कर जाएगा, फट जाएगी। और जैसे ही वो फटेगी वैसे ही सारे स्पोर्स एयर करेंट्स के थ्रू अलग अलग डायरेक्शंस में जाएंगे, वो जहां भी गिरेंगे नया राइजोपस बनके तैयार है हमारे पास। उसके बाद आता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट को हम लोग एंजियोस्पर्म्स भी कहते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स को हम लोग एंजियोस्पर्म्स भी कहते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब ये है कि खुद के ही प्लांट बॉडी के किसी पार्ट से नया प्लांट बन जाना, चाहे तो लीव से या तो स्टेम से या तो रूट से। हमने देखा है ना कि रोज, यहाँ पे लिखा एग्जाम्पल रोज, हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं कि जो रोज है उसकी स्टेम को हम लोग कट करें और कहीं एल्स प्लेस पे लगाए तो वहां पे नया रोज प्लांट बन जाता है, राइट? तो वो यही होता है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन वहां में देखने को मिलती है। ओके, हम लोग कवर करेंगे आगे कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन है क्या एक्चुअली।
अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में तो ऑलमोस्ट सबको पता होता है कि भाई मेल पार्टनर चाहिए, फीमेल पार्टनर चाहिए, इन दोनों से गैमीट आएगा, फ्यूजन होगी, जाइगोट बनेगी, फुल्ली मैच्योर्ड बेबी बनेगी एंड देन ऑफस्प्रिंग्स बन के रेडी है हमारे पास, ठीक है। तो वही होता है कि यहाँ पे जो नई जनरेशन है उसमें गैमीट की फ्यूजन चाहिए, और गैमीट के फ्यूजन के लिए मेल और फीमेल पार्टनर का होना होता है, ठीक है। ये चीज हमें देखने को कहाँ मिलेगी? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलेगी। ओके, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक वी ह्यूमन बीइंग्स, फ्रॉग, बर्ड्स, डॉग्स, कैट्स, फिशेस, इन सब में होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के से रिलेटेड हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करते हैं। लेट मी क्लियर दीज ऑल। चलो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना, सबसे पहले तो हम जानेंगे कि हमारे बॉडी में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने प्रेजेंट हैं, और साथ ही दो टर्म के बारे में भी जानेंगे विच इज डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड टर्म्स, है ना। डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड, ये डिप्लॉयड हैप्लॉयड है क्या? सबसे पहली बात, डिप्लॉयड को हम लोग 2n से डिनोट करेंगे, हैप्लॉयड को हम लोग n से डिनोट करेंगे, ठीक है। हमारे बॉडी में टोटल ऑफ 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। हमारे बॉडी के हर सेल में टोटल ऑफ 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। सही है, 46 क्रोमोसोम्स बोलो या फिर 23 पेयर्स बोलो, बात तो एक ही है। 46 क्रोमोसोम्स बोले या फिर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स बोले, बात तो एक ही है। हैप्लॉइड में क्या होता है कि इन क्रोमोसोम्स की सिर्फ एक सेट प्रेजेंट होती है, मतलब सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स ही होते हैं, यहाँ पे कोई पेयरिंग नहीं होती। तो हम यहीं से समझेंगे कि डिप्लॉयड, ये चीज डिप्लॉयड के लिए, ठीक है। तो हम यहीं से समझेंगे कि जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स हैं, जो डिप्लॉयड सेल्स है, राइट, उन सेल्स में क्रोमोसोम्स की पेयरिंग हो रखी होती है, तभी वो 2n से रिप्रेजेंट करते हैं मुझे। और हैप्लॉइड में सिर्फ एक सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स की प्रेजेंस होती है, एंड दैट इज व्हाई हम उसे सिर्फ एक n से डिनोट करते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली होता क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना, देखो, एक तो मेल होता है, ओके, एक फीमेल होती है। अब मेल से आ रहा होगा एक स्पर्म और फीमेल से आ रही होगी एक एग। अब जो ये स्पर्म और एग है, ये होती है गैमीट, फीमेल गैमीट एंड मेल गैमीट। हम यहां पे लिख लेते हैं। एंड फीमेल गैमीट को हम लोग ओवा और एग बोलते हैं, ओके। और ये दोनों ही हैप्लॉइड होती हैं, ये दोनों ही हैप्लॉइड होती है। वील ऑलवेज रिमेंबर कि जो गैमीट है ना, गैमीट हमेशा ही हैप्लॉइड होगी, वो कभी डिप्लॉइड नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि देखो, जाइगोट फ्यूजन ऑफ गैमीट से बनता है, ठीक है। अब अगर एक गैमीट डिप्लॉयड है, एक गैमीट डिप्लॉयड, दोनों गैमीट डिप्लॉयड है, उनकी फ्यूजन होगी तो 4n बन जाएगा, जाइगोट 4n, नॉट पॉसिबल, राइट। इस वजह से मेल हमेशा n होगा, फीमेल गैमीट हमेशा n होगी। मेल गैमीट, आई मीन टू से, इन दोनों की फिर होती है फ्यूजन एट द टाइम ऑफ, है ना, कॉपुलेशन, इन दोनों की होती है फ्यूजन, सॉरी, कॉपुलेशन के टाइम पर जो ये स्पर्म है, ये फीमेल ट्रैक्ट में ट्रांसफर होंगी, राइट, ट्रांसफर होंगी। उसके बाद आता है फर्टिलाइजेशन के टाइम पर होती है फ्यूजन, फ्यूजन एट the time of fertilization, फ्यूजन एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन के बाद हमारे पास बनता है जाइगोट, जाइगोट भी, जाइगोट डिप्लॉयड, राइट,
बन गया है। अच्छा, हम ओरली एक टर्म को डिस्कस करेंगे क्योंकि आगे की स्लाइड्स में वो टर्म हमारे पास आने वाला है, एंड दैट इज मियोसिस। अब ये मियोसिस क्या है, हम इसे ओरली डिस्कस करते हैं। देखो, जब सेल डिवाइड करती है ना, तो वो दो तरीके से डिवाइड कर सकती है, एक माइटोटिक, एक मियोटिक। माइटोटिक डिवीजन एंड मियोटिक डिवीजन, ठीक है। माइटोटिक डिवीजन में क्या होता है कि एज इट इज वो सेल कॉपी हो जाएगी। अगर माइटोटिक डिवीजन डिप्लॉयड में चल रहा है तो वो डिप्लॉयड की कंटेंट डिप्लॉयड ही बन जाएगी। मतलब कहने का ये है कि 2n से, कहने का मतलब ये है कि माइटोटिक डिवीजन में 2n से 2n सेल्स ही बनती है, ठीक है, सेम कॉपी हो जाएगा, है ना। और मियोटिक डिवीजन में क्या होता है कि 2n से n सेल्स बनती है। तो माइटोटिक में सेम कॉपी हो जाएगा, मियोटिक में रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। उसकी जो डिप्लॉयड थी वो हैप्लॉयड बन जाएगी। तो वील ऑलवेज रिमेंबर कि जो माइटोटिक डिवीजन है वो सोमैटिक सेल्स में देखने को मिलता है। सोमैटिक मतलब हमारे बॉडी के सेल्स, हमारे बॉडी के सेल्स डिप्लॉयड होते हैं, राइट। कहीं कट लग गया, अब वहां पे स्किन बनना है, तो अब वो सेल वहां पे डिवाइड करेगी ना, तो डिप्लॉयड से हैप्लॉयड तो नहीं बन सकती, स्किन ही तो बनाना है हमें। तो इसीलिए जो माइटोटिक डिवीजन है वो सोमैटिक सेल्स में चलती है। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि मेल हनी भी है, वो एन ही होते हैं, हैप्लॉइड ही होती है, तो हमें माइटोटिक चल जाएगी। अब हैप्लॉइड के भी आधे तो हम लोग बना नहीं सकते ना, n/2 वाली सेल तो कुछ बनती है, एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। फिर मियोटिक डिवीजन सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में चलेगी, राइट। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ही सिर्फ मियोसिस चलेगी। क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो डिप्लॉयड है, बट उनसे बनने वाला है गैमीट, और गैमीट हमेशा ही हैप्लॉयड होता है, इसीलिए वहां चलती है मियोसिस और मियोटिक डिवीजन, ठीक है। तो आगे वाले स्लाइड्स में ये टर्म आने वाला है, हम लोग इसे याद रखेंगे कि मियोटिक डिवीजन क्या है, ठीक है। गैमीट बनने का प्रोसेस है मियोटिक डिवीजन। तो ये क्लियर होगा आप लोगों को, आई होप। आगे बढ़ते हैं हम लोग ना। आगे हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स। फिजन जो कि हमें कहाँ देखने को मिल रहा था, अमीबा में, है ना। फिजन हमें देखने को मिल रही थी अमीबा में, इसकी एग्जाम्पल है अमीबा। तो फिजन में क्या लिखा है कि एक ऑर्गेनिज्म वो अपने दो डॉटर सेल्स में स्प्लिट हो जाती है। 2 और मोर डॉटर सेल्स, अगर एक से ज्यादा सेल्स डिवाइड करी है तो ऑफकोर्स बहुत सारी डॉटर सेल्स होंगी, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म खुद को स्प्लिट कर लेंगी, ठीक है। एक सेल है वो खुद को स्प्लिट कर लेगा। फ्रैगमेंटेशन भी एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। सबसे पहली बात तो ये हमें देखने को मिलेगी स्पाइरोगेरा। अब स्पाइरोगेरा क्या है कि वो एक एल्गी स्पीशीज है, ये एक एल्गी है ना। फ्रैगमेंटेशन एज द टर्म सजेस्ट अस कि बॉडी को फ्रैगमेंट्स में तोड़ दो, टुकड़े में तोड़ दो, और हर टुकड़ा नया बॉडी बना के रेडी हो जाएगा, तो वो होता है फ्रैगमेंट। सोचो कितना इंटरेस्टिंग चीज है ना, एक बॉडी है ना। स्पाइरोगेरा की बॉडी भी ऐसी ही होती है, देखो स्पाइरोगेरा की बॉडी भी ना ऐसी होती है, इस तरीके से होती है स्पाइरोगेरा की बॉडी। आप इसे फ्रैगमेंट्स में तोड़ रहे हो, है ना, आप इसे फ्रैगमेंट्स में तोड़ रहे हो, और हर एक फ्रैगमेंट, यहाँ पे 3 फ्रैगमेंट बने ना, हर एक फ्रैगमेंट फुल बॉडी बना के रेडी हो जाएगा, हर एक फ्रैगमेंट फुल बॉडी बना के रेडी हो जाएगा। दैट इज व्हाट फ्रैगमेंटेशन इज। लुक हाउ इंटरेस्टिंग इट इज। नाउ रीजेनरेशन, ये तो और भी इंटरेस्टिंग है ना। रीजेनरेशन तो और भी इंटरेस्टिंग है। कैसे? रीजेनरेशन में होता यह है, एक ऑर्गेनिज्म है हमारे पास, ठीक है, उसका कोई बॉडी पार्ट कट हो गया, ठीक है, कोई भी बॉडी पार्ट कट हो गया, तो वो मरेंगे नहीं, वो डेड नहीं, उनकी डेथ नहीं होगी, वहां से उनका नया बॉडी बन जाएगा, दोनों बॉडी पार्ट्स, राइट। हम लोग लिजार्ड देखते हैं, राइट, लिजार्ड की टेल कट जाती है, उनकी पूंछ कट जाती है, बट वो मरता तो नहीं है ना, ऑफकोर्स, ना तो उसकी पूंछ वहीं पे रहेगी, कुछ टाइम के बाद उनकी पूंछ रीजनरेट कर जाती है, तो वो होता है रीजनरेशन।
यहाँ पर एग्जाम्पल हम लोग याद रखेंगे, और वो एग्जाम्पल है प्लेनेरिया का। प्लेनेरिया, ओके। प्लेनेरिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है कि अगर उसकी मुंडी भी टूट गई, हेड टूट गई, राइट, तो वहां से नया पूरा बॉडी बन जाएगा, है ना। तो यस, प्लेनेरिया इज दैट ऑर्गेनिज्म जहां से उनकी बॉडी पूरी बन जाती है, इवन अगर उनका कोई भी पार्ट कट हो जाता है, गलती से टूट जाता है ना, किसी भी तरीके से। आ गया हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपगेशन, एंड वही चीज कि प्लांट के किसी भी बॉडी पार्ट से, वेदर इट इज लीफ, स्टेम, रूट्स, नया बॉडी पार्ट बन जाना, दैट इज व्हाट वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज। हम लोग देखते हैं ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं कि अगर उनके स्टेम को आप पकड़ के नीचे गिरा दो, मतलब जमीन में ऐसे ना सॉइल के अंदर दबा दो, कुछ टाइम के बाद वहां से भी नए नए प्लांट्स बनने लग जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी रूट, अगर हम लोग रूट को कट करके कहीं लगा दें सॉइल में, ऑफ कोर्स, तो वहां से नया प्लांट रिजनरेट कर जाएगा। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं कि स्टेम को कट करें और हम कहीं लगा दें, लाइक ऑफ रोज, वहां पे कट करके लगाए तो वो वहां से बन जाते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं कि फ्लावर के पेटल्स को भी अगर हम कहीं डाल दें, लाइक मेरीगोल्ड है हमारे पास, है ना, मेरीगोल्ड, उनकी जो सूखी पत्तियां होती है, अगर हम उन्हें भी सॉइल्स में कहीं पे डाल दें तो कुछ टाइम के बाद, जो अगर उन्हें उनकी कंडीशंस वो मीट कर पा रहे हैं कि सही से हवा मिल रहा है, सही से पानी मिल रहा है, सही से सनलाइट मिल रहा है, तो वापस वहां से भी नया प्लांट बन जाएगा, है ना। यहाँ पर एग्जाम्पल है हमारे पास, ये है क्राफ्टिंग का एग्जाम्पल। क्राफ्टिंग नहीं, ग्राफ्टिंग, GRAFTING, ग्राफ्टिंग। ये ग्राफ्टिंग क्या है, देखो, ग्राफ्टिंग में ना दो टर्म आते हैं, स्क्योन एंड स्टॉक। ये स्क्योन और स्टॉक से ना नया प्लांट बन सकता है, हम इनसे हाइब्रिड प्लांट से बना सकते हैं। देखो, मान लेते हैं कि कोई प्लांट ए था, ठीक है, ये कोई प्लांट ए है, ठीक है, और ये कोई प्लांट बी है। अब है क्या ना कि इन दोनों प्लांट के स्टेम्स को हम लोग डायगोनली ऐसे कट करते हैं, देखो इस तरीके से कट किया हुआ है ना, इस तरीके से हम इसे कट करेंगे। तो जो मेन प्लांट है, जो प्लांट बी है, वो मेन प्लांट है, क्यों? क्योंकि वो सॉइल में अटैच्ड है। तो जो मेन प्लांट है उसकी कटेड स्टेम को हम लोग स्टॉक बोलते हैं, और जो दूसरा जो भी प्लांट हम लोग कट करके उसमें जोड़ने वाले हैं उसी तरीके से कट करेंगे, उसे हम लोग स्क्योन बोलेंगे, ठीक है। तो जो प्लांट ए है वो सॉइल में अटैच्ड है, वो मेन प्लांट है, तो उसकी कटेड स्टेम को हम लोग स्टॉक बोलते हैं। और जो प्लांट यहाँ है, जो प्लांट उस पर लगने वाली है ना, अटैच होने वाली है, उसको स्क्योन बोलेंगे। अब होता क्या है कि दोनों यहाँ पे क्या है, ग्राफ्ट यूनियन, तो दोनों ही कटेड स्टेम को इस तरीके से हम लोग रखेंगे और किसी प्लास्टिक और किसी भी चीज की हेल्प से उसे रैप कर देंगे टाइटली, लिखा है ना रैप्ड एंड वैक्स्ड। इस तरीके से कुछ एक पॉइंट के बाद वहां पे रीजनरेशन होगी सेल्स की, वहां पे सेल्स डिवाइड करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, वो एक दूसरे में अटैच हो जाएंगी, एंड देन फर्दर नया प्लांट बनके हमारे पास रेडी हो जाएगा, राइट। आगे की पेज में हम लोग जाते हैं, देखते क्या लिखा है। तो आगे हमारे पास मोड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आ गए हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टॉपिक पे। तो सबसे पहले तो है गैमीट की फॉर्मेशन, कैसे, मियोसिस। अब आ गया है मियोसिस टर्म, राइट। तो मियोसिस क्या था, अगेन एक छोटा सा रिकॉल करते हैं हम लोग कि मियोसिस क्या था। मियोसिस सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में चलती है, क्यों? क्योंकि वहां से डिप्लॉइड से हैप्लॉइड सेल बनना होता है ना। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में चली और वो बन गई हमारे पास एक गैमीट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में चला, ऑर्गन में चला, तो मेल गैमीट बनेगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में चली तो फीमेल गैमीट बनती है, राइट। तो मियोसिस से बनता है वो चीज। अब दोनों गैमीट बन चुकी हैं, कॉप्युलेशन होता है, मेल एंड फीमेल पार्टनर के बीच कॉप्युलेशन होता है, और उस कॉप्युलेशन में स्पर्म्स जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ट्रैवल करती है, ठीक है। ट्रैवल करते करते करते, एक तो पहली बात है कि मिलियंस ऑफ स्पर्म्स ट्रैवल करेंगी, बट उनमें से बहुत ही कम होती है जो फेलोपियन ट्यूब के पास या एग के पास पहुंच पाती है, राइट। एग के पास पहुंची फेलोपियन ट्यूब में उनकी क्या हो गई, फर्टिलाइजेशन हो गई। फर्टिलाइजेशन के टाइम पे क्या होता है, गैमीट की फ्यूजन होती है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये हमारे पास फेलोपियन ट्यूब है, इधर ओवरी है, और यहाँ पर एग पहले से आके वेट कर रही थी, है ना। अब स्पर्म जो है
ये ट्रैवल करते 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 फाइनली यहाँ पहुंचा, एंड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, सॉरी हाँ एक्चुअली एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन स्पर्म की और एग की हो गई फ्यूजन। ये है फ्यूजन, ठीक है, ये हो गया फ्यूजन। फ्यूजन के बाद क्या होगा, डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा, डिप्लॉयड सेल बनेगा विच इज 2n, उसे हम लोग जाइगोट बोलेंगे, ठीक है। फर्दर भाई जाइगोट में फिर वहां पे चलती है माइटोसिस। अब देखो 2n बन गया ना सेल फ्यूजन के बाद, 2n के बाद वहां माइटोसिस चलेगी, क्यों? क्योंकि माइटोसिस क्या था, एक इक्वेशनल डिवीजन था, 2n से 2n ही बनना था, इसीलिए अब जाइगोट की जो सेल है वो 2n है, 2n से n तो बनेगी नहीं ना, वो 2n 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 बहुत सारे सेल्स बनेंगे, फिर फाइनली एक बॉडी बन के रेडी होता है। तो बस जाइगोट बनने तक, बस फ्यूजन होने तक ही होता है मियोसिस, ठीक है। गैमीट बना, मियोसिस खत्म वहां पे, अब यहाँ पे फ्यूजन हुआ, फ्यूजन के बाद बनता है जाइगोट, एंड देन जाइगोट के बाद चलती है माइटोटिक डिवीजन, क्योंकि वहां पे इक्वेशनली डिवाइड करना होता है सेल को एक प्रॉपर ह्यूमन बॉडी बनाने के लिए, ठीक है। आगे क्या लिखा है देखो, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोथ मेल एंड फीमेल सेक्सेस आर इन्वॉल्व, है ना, वहां पे मेल एंड फीमेल पार्टनर की इन्वॉल्वमेंट जरूरत होती है वहां पे, ठीक है। चलो, अ सेक्स सेल ऑफ वन पेरेंट और मेल फ्यूजेस विद द सेक्स सेल ऑफ अनदर पेरेंट। यहाँ पे सेक्स सेल ऑफ मेल पेरेंट है स्पर्म एंड सेक्स सेल ऑफ फीमेल पेरेंट है ओवा और एग, ठीक है। दिस रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू सेल कॉल्ड अ जाइगोट। जाइगोट बन जाती है फ्यूजन होने के बाद। द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स टू मेजर प्रोसेसेस विच इज द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट बाय मियोसिस, जो हमने पहले ही अच्छे तरीके से कवर कर लिया है, एंड देन फ्यूजन ऑफ गैमीट, जो हमने यहाँ पे कवर किया है। आगे हम लोग उसे और अच्छे तरीके से देखते हैं कि वो चीज कैसे होती है, कैसे स्पर्म ट्रैवल करेंगे, कैसे उसकी फर्टिलाइजेशन होती है, कैसे फ्यूजन होती है, कैसे जाइगोट बनता है, राइट। आगे चलते हैं। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, राइट। फ्लावरिंग प्लांट में किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, देखो फ्लावर्स हम लोग देखते हैं ना, फ्लावरिंग प्लांट पहली बात तो वो एंजियोस्पर्म है। अब जो हम फ्लावर्स देखते हैं वो फ्लावर्स भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही रिजल्ट है। देखो हमने पहले सुना होगा पॉलिन ग्रेन्स के बारे में, और एग में, वहां भी फ्लावर्स में भी एग होती है, पिस्टल, स्टामेन, इन सारे टर्म्स के बारे में सुना होगा, राइट। तो ये सारे ही टर्म्स जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही रिलेटेड है, ओके। फ्लावर पार्ट्स पहले हम लोग तो देखते हैं, फ्लावर पार्ट्स क्या क्या है। फ्लावर बियर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स विद इन द फ्लावर, एक फ्लावर के अंदर ही होता है। पेटल्स, स्टामेन्स, कार्पेल्स और पिस्टल, ठीक है। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, हम उन्हें कार्पेल या फिर पिस्टल कहते हैं, ओके। एंड जो हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, हम उन्हें स्टैमेन कहते हैं। देखो स्टैमेन में भी मेन लगा हुआ है ना, तो वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, हम यहाँ से याद रख सकते हैं कि स्टैमेन में मेन लगा है तो वो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग कहते हैं कार्पेल और पिस्टल। अब स्टैमेन के अंदर आता है दो पार्ट विच इज एंथर एंड फिलामेंट, और कार्पेल के अंदर आती है तीन पार्ट विच इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब ये जो ओवरी है ना, ओवरी में ही प्रेजेंट है एग, राइट, और एंथर से बनती है पॉलिन ग्रेन विच इज मेल गैमीट, फ्लावर्स की मेल गैमीट। अब देखो भाई, ये हमारे पास एंथर और ये है फिलामेंट, ये है एंथर एंड ये है फिलामेंट, एक लंबी सी स्टॉक विच इज फिलामेंट। तो ये दोनों पार्ट मिलके बनाता है स्टैमेन, ठीक है। देखो एंथर एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, अगर आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, एंड इफ नहीं देख पा रहे हैं तो लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू ऑल। चलो, ये होता है एंथर कुछ,
एंथर होता है बाइलोब्ड। ओके, बाइलोब्ड। एंड हर लोब में भी अंदर प्रेजेंट होती है दो थीका। एक लोब में प्रेजेंट है इस तरीके से दो थीका, एंड यहाँ पे भी। तो हम कहेंगे कि ये बाइलोब्ड एंथर है, और डाइथीकस भी कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि एक लोब में दो थीका है, ठीक है। तो बाइलोब्ड एंड डाइथीकस एंथर होता है यहाँ पे, ठीक है। टेट्रास्पोरेंजिएट कहते हैं। अब ये जो एक है ना, ये गोल सा जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, उसी में चलता है मियोसिस, राइट। तो यहाँ पे 4 स्पोरेंजिया है, उसे हम लोग स्पोरेंजिया कह देंगे, तो इसलिए हम लोग उसको टेट्रास्पोरेंजिएट बोलते हैं। टेट्रा मीन्स 4 एंड स्पोरेंजिएट मतलब स्पोरेंजिया। तो क्या होता है टेट्रास्पोरेंजिएट। वेरी सॉरी, मेरे पास थोड़ी स्पेस की कमी है, लेट मी ड्रॉ इट हियर ओनली। ठीक है, ये तो था हमारे पास बाइलोब्ड, एंड जो ये वाली पार्ट है वो है स्पोरेंजिया। ठीक है, एंड दैट इज वाई, क्योंकि ये 4 है नंबर में, तो हम लोग इसे टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन भी कहेंगे। टेट्रा, टेट्रा मतलब 4, टेट्रा स्पोरेंजिएट, स्पोरेंजिएट मतलब 4 स्पोरेंजिया है। ओके, टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन। अब देखो एक्चुअली होता क्या है कि ये एक स्पोरेंजिया है ना, इन स्पोरेंजिया की होती है 4 लेयर्स, 4 लेयर्स होती है। कौन कौन सी लेयर्स होती है? 4। लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू ऑल। देखो, ये होती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस तो हर जगह ही प्रेजेंट है फॉर प्रोटेक्शन, है ना। ये तो आउटर कवरिंग होती है, एपिडर्मिस हर जगह ही प्रेजेंट है। तो ये हो गई हमारी एपिडर्मिस, एंड देन आती है एंडोथीशियम। एंडोथीशियम कुछ नहीं है, एपिडर्मिस की बाद की लेयर इज एंडोथीशियम। ठीक है, अब ये जो आप सेवरल सेल्स देख रहे हैं ना, सेवरल लेयर्स ऑफ सेल्स, बहुत सारे 3-4 लेयर्स बनाए यहाँ पे, तो इन तीनों चारों लेयर्स को हम लोग मिडिल लेयर्स कहते हैं। मिडिल लेयर्स, मिडिल लेयर्स बहुत सारे सेल्स लेयर्स के बने होते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कि मिडिल लेयर्स, ब्रैकेट में हम लोग लिख लेते हैं सेवरल लेयर्स। आप लोग याद रखेंगे कि मिडिल लेयर बहुत सारे लेयर्स से मिलकर बने होते हैं, है ना। और उसके बाद जो ये वाली है, ये वाली जो लेयर है, ये वाली लेयर, इसे हम टेपिटम कहते हैं, टेपिटम। टेपिटम, एंड ये वाला पार्ट होता है स्पोरोजीनस टिश्यू का। ठीक है, देखो ये स्पोरोजीनस टिश्यू, इसी में प्रेजेंट है माइक्रोस्पोर मदर सेल। अच्छा, माइक्रो वर्ड का जहां भी यूज आएगा वो होगा मेल के लिए, ठीक है, और फीमेल के लिए मैक्रो। देखो फीमेल बड़ी है यहाँ पे, मैक्रो, एंड मेल माइक्रो, राइट। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल यहाँ होता है। मदर सेल जहां भी होगी वो ही डिवाइड कर रही होंगी डॉटर सेल्स में, राइट। अब होता क्या है कि एक यहाँ मियोसिस चलती है, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है ना, जो माइक्रो, चलो यहाँ लिख लेते हैं, जो MMC है, मैं शॉर्ट में लिख रही माइक्रोस्पोर मदर सेल, वो होता है 2N। 2N में चलेगा मियोसिस, मियोसिस से बनते हैं स्पोर्स एंड देन पॉलन ग्रेन्स, और यही पॉलन ग्रेन्स है जो है मेल गैमीट, राइट। इनसे बनते हैं पॉलन ग्रेन्स, और यही पॉलन ग्रेन्स है हैप्लॉइड और मेल गैमीट। अब जो यहाँ मेरे पास प्रेजेंट है, और ये जो फिलामेंट है ना, लंबा सा स्टॉक, ये पॉलन ग्रेन को बेसिकली ओवरी तक लेकर जाने का काम करता है, ठीक है।
देखो ओवरी के अंदर प्रेजेंट है ओवम और एग। ये एग भी ऐसा होता है कि ओवरी के जो सेल्स होते हैं ना उसे हम लोग मैक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं। मैक्रो, ओवरी के सेल्स को हम लोग कहते हैं मैक्रो, MAC, मैक्रो मैक्रोस्पोर, मैक्रोस्पोर मदर सेल। अब ये भी होती है डिप्लॉयड। इनसे बनता है एग, ओवम विच इज हेप्लॉइड। अब एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन होता क्या है कि जब ये पॉलन ग्रेन किसी भी तरीके से उड़ के अगर ये ओवरी तक पहुंच गई, ओवम बन के रेडी है, तो वहां पे फ्यूजन होगा, फ्यूजन से सीड बनता है एंड देन फाइनली फ्रूट बनती है, देन फ्लावर्स बनती है। तो फ्लावर बेसिकली एक रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही रिजल्ट होता है। ठीक है, चलो सबसे देखो यहाँ की जो फ्लावर है ना इसमें हमारे पास स्टैमेन भी है और पिस्टिल भी है और कार्पेल भी है। तो ऐसे टाइप की फ्लावर्स जिनमें दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट है, मेल भी और फीमेल भी एक ही फ्लावर पे, तो वो होती हैं क्या, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स या फिर मोनोशियस फ्लावर्स, राइट। और ऐसे फ्लावर्स ऐसे फ्लावर्स जिनमें फीमेल पार्ट अलग पे और मेल पार्ट अलग पे, तो वो होती हैं यूनिसेक्सुअल और डायोशियस फ्लावर्स। ठीक है, यूनिसेक्सुअल और डायोशियस फ्लावर्स हम ऐसे लिख भी लेंगे। ऑल्सो जो पिस्टल है, सॉरी जो पेटल है ना, पेटल के ग्रुप को हम लोग कहते हैं कोरोला। ग्रुप ऑफ पेटल्स is termed as corolla, right? And सेपल, ये जो सेपल है ना ग्रीन पार्ट होता है, ग्रुप, इसके ग्रुप को हम लोग कहते हैं कैलिक्स। इसके ग्रुप को कहते हैं कैलिक्स। देखो सेपल्स क्या करते हैं, सेपल्स भी बेसिकली एक प्रोटेक्टिव यूनिट ही है। जब फ्लावर अपने बर्थ स्टेज पर होता है, जब चलो रोज प्लांट का एग्जांपल वापस लेते हैं, हम सबके घर में होता है रोज प्लांट, राइट। जब वो अपने बर्थ स्टेज पर होता है तो उस बर्ड को कवर कर रही होती है ग्रीन कलर की पत्तियां, छोटी छोटी पत्तियां। जब वही फ्लावर बड़ा हो जाएगा तो वो पत्तियां खुल जाती है नीचे से कुछ इस तरीके से, तो वही होता है सेपल। ठीक है, सेपल के ग्रुप को हम लोग कहेंगे कैलिक्स। ओके, चलो अब यहाँ पर आता है मेरे पास दो टर्म विच इज पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। ओके, पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन है पॉलन ग्रेन का स्टैमेन से उड़कर किसी भी तरीके से ओवरी तक पहुंच जाना। ठीक है, अब ये पॉलिनेशन चाहे तो क्रॉस भी हो सकती है या तो सेल्फ भी हो सकती है। ठीक है, सेल्फ कहाँ होंगी? जब दोनों ही मेल रिप्रोडक्टिव एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होगा। और वैसे फ्लावर्स को क्या कहते हैं? बाइसेक्सुअल या फिर मोनोशियस फ्लावर, राइट। बाइसेक्सुअल और मोनोशियस फ्लावर, तो वहां पर देखने को मिलती है सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन वहां जहां एक फ्लावर पे फीमेल है और एक फ्लावर पे मेल है। ठीक है, तो अब यहां से एक फ्लावर से उड़ के स्टैमेन पॉलिन ग्रेन जाएगी फीमेल के पास, फीमेल फ्लावर के पास, तो वहां होता है क्रॉस पॉलिनेशन। अभी क्रॉस पॉलिनेशन चाहे तो विंड करवा दे या कोई इंसेक्ट करवा दे या वाटर के थ्रू हो जाए, बहुत सारी तरीके होती हैं इसको होने की, है ना, क्रॉस पॉलिनेशन के होने की। फर्टिलाइजेशन क्या है? वही जो चीज ह्यूमन में होता है, मेल जर्म सेल और फीमेल जर्म सेल की मीटिंग और फ्यूजन को कहते हैं फर्टिलाइजेशन, राइट। तो ये सेल्फ पॉलिनेशन है वो देखने को मिलती है बाइसेक्सुअल फ्लावर्स पे, बाइसेक्सुअल और मोनोशियस, बाइसेक्सुअल और मोनोशियस फ्लावर पे, है ना। और जो क्रॉस पॉलिनेशन है वो हमें देखने को मिलता है यूनिसेक्सुअल और डायोशियस फ्लावर्स पे। अच्छा, ये याद रखने में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, तो हम लोग यहाँ से याद रखेंगे कि जो भी ऐसे फ्लावर्स है जो बाइसेक्सुअल है
उसके लिए आएगा मोनो, मोनोशियस मतलब एक वाला, मोनोशियस, ठीक है। और क्रॉस, जहाँ पे यूनिसेक्सुअल है वहां पे डायोशियस, डाई मतलब दो वाला, तो उल्टा चलता है, ये चीज हम लोग याद रखेंगे, राइट। आगे है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। देखो प्यूबर्टी, ये प्यूबर्टी टर्म क्या है? प्यूबर्टी हमारे लाइफ का वो स्टेज जहां पर आने के बाद हमारा बॉडी रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो जाएगा, सेक्सुअली एक्टिव हो जाएगा, जहां पे हमारा बॉडी रिप्रोड्यूस करने के लिए केपेबल हो जाएगा, ठीक है। प्यूबर्टी एज 10 से 12 साल एंड मतलब 12 to 14 ईयर्स के बीच में वैरी करता है मेल्स एंड फीमेल्स के लिए, राइट। तो प्यूबर्टी हमारे लाइफ का वैसा स्टेज जहां से हमारा बॉडी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के लिए केपेबल हो जाता है, हमारा बॉडी एक्टिव हो जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, राइट। तो ह्यूमन बीइंग्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली आफ्टर अटेनिंग प्यूबर्टी, आफ्टर अटेनिंग, उनसे पहले तो वो कभी नहीं कर पाएंगे, है ना। व्हेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप एंड बिकम फंक्शनल, बॉयज में और गर्ल्स में प्यूबर्टी के टाइम पे सेक्सुअल कुछ चेंजेस देखने को मिलती है, जिन चेंजेस से हम सेंस कर सकते हैं कि नाउ दिस और दिस चाइल्ड इज रिप्रोडक्टिवली एक्टिव, राइट। मतलब कि उनके बॉडी में कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की भी डेवलपमेंट होती है, लाइक गर्ल्स में क्या होती है, ब्रेस्ट की इनलार्जमेंट होती है ना, मेमोरी ग्लैंड्स बन जाते हैं। मेल्स में उनकी, फीमेल्स की जो पिच है वॉइस की वो हाई हो जाती है ना। जो मेल्स है उनकी पिच लो हो जाती है, उनकी भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में डेवलपमेंट होती है, एक्सियल हेयर्स की ग्रोथ हो जाती है, बियर्ड्स आने लग जाते हैं, तो वो सारी चीजें होती है प्यूबर्टी के स्टेज पे। तो बॉयज में चेंज क्या क्या है? थिक फेशियल हेयर ग्रोथ, वॉइस क्रैकिंग एंड पीनस एनलार्जमेंट। जो उनकी रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना, उसमें एनलार्जमेंट देखने को मिलेगी। देन उनकी हेयर ग्रोथ हो जाएगी, थिक हेयर ग्रोथ जो होता है, बियर्ड्स होते हैं, राइट। एक्सियल भी हेयर ग्रोथ होते हैं आर्मपिट्स के अंदर, है ना, एक्सियल हेयर ग्रोथ भी होते हैं। देन वॉइस क्रैकिंग, देखते हैं ना हम लोग मेल्स की वॉइस थोड़ी डीप हो जाती है, दैट इज व्हाट वॉइस क्रैकिंग इज। नाउ चेंजेस इन गर्ल्स, गर्ल्स में क्या क्या चेंजेस होती है? ब्रेस्ट की इनलार्जमेंट, उनकी भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में इनलार्जमेंट होती है ना, मेच्योर होते हैं वो सारे भी, उनमें भी एक्सियल ग्रोथ होती है, ठीक है। उनकी वॉइस जो है वो उनकी उसकी पिच हाई हो जाती है, राइट। देखो यहाँ पे देखते हैं अब ये करवाता कौन है। याद रखेंगे कि मेल्स में टेस्टोस्टेरॉन जो उनका हार्मोन होता है, सेक्सुअल जो हार्मोन होता है ना मेल्स में, टेस्टोस्टेरॉन, वो रेस्पॉन्सिबल होता है इन सारे चेंजेस के लिए। और फीमेल्स में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होता है, बट उन दोनों में से एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को लाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। ये देखो इस फीमेल में एस्ट्रोजन लिख लेंगे यहाँ पे, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन हार्मोन, और मेल्स में टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन, ठीक है। देखो बोन मैरो में ज्यादा रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन देखने को मिलती है, सेक्स ऑर्गन्स जो है वो मैच्योर हो जाती है, स्किन, स्किन पे हेयर ग्रोथ देखने को मिलता है ना, बियर्ड्स वगैरह जो भी है। मसल्स, मसल्स की क्या होती है, स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है ना, मसल्स, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स मसल्स, राइट। ब्रेन, ब्रेन में क्या है, ब्रेन में अब कहोगे कि ब्रेन में ऐसा क्या है, मतलब कि ब्रेन में क्या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स और नॉट। जब बच्चे होते हैं उनमें कोई सेक्सुअल ड्राइव तो नहीं होती, बट जब बड़े हो जाते हैं ना, प्यूबर्टी से आता है, तो सेक्सुअल ड्राइव आ जाता है। दैट सेक्सुअल ड्राइव इज ऑल बिकॉज ऑफ हार्मोन्स, हार्मोनल रश के वजह से वो सेक्सुअल ड्राइव आता है, और वो भी प्यूबर्टी अटेन करने के बाद ही टेस्टोस्टेरॉन की वजह से होता है। बॉडी में टेस्टोस्टेरॉन की मात्रा बढ़ने लग जाती है, अमाउंट बढ़ने लग जाएगी, जिसके वजह से ब्रेन में सेक्सुअल ड्राइव क्रिएट होता है, ठीक है। बोन्स, बोन्स जो है ना उनकी डेंसिटी मेंटेन हो जाती है, बोन्स और ज्यादा स्ट्रांग हो गए, उनकी डेंसिटी मेंटेन हो जाती है, राइट। फीमेल्स की बात करें, हार्ट, हार्ट में हार्ट को एस्ट्रोजन कोलेस्ट्रॉल से प्रोटेक्ट करेगा। ब्रेस्ट, ब्रेस्ट की एनलार्जमेंट हो जाएगी। ओवरी जो कि फीमेल की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें मैच्योरेशन देखने को मिलता है, वो एनलार्ज करती है, ठीक है, उनमें फॉलिकल्स बनने लग जाएंगे। यूट्रस, यूट्रस अपने मंथली साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेंटेन करने के लिए केपेबल हो जाएगा, ठीक है। प्यूबर्टी अटेन करने के बाद विच इज 12 to 14 ईयर्स इन गर्ल्स, वो होता क्या है,
कि यूट्रस में मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना, उसको मेंटेन करने के लिए उनमें कैपेसिटी आ जाती है। ठीक है। स्किन, एंटी एजिंग इफेक्ट, भाई ये तो बहुत सिंपल है, एंटी एजिंग, राइट। ऑल्सो स्किन पे भी कुछ फेशियल हेयर्स की ग्रोथ देखने को मिलती है, एक्जेल ग्रोथ हमारे पे भी होता है। ठीक है। बोन्स, इनकी भी डेंसिटी बढ़ेगी। लिवर में ज्यादा कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन होता है और इसी कोलेस्ट्रॉल से हार्ट को बचाने के लिए भी इस हार्मोन का रोल होता है। इनके भी ब्रेन में, भाई इनके भी ब्रेन में होती है सेक्सुअल ड्राइव। ठीक है। लिबिडो। चलो ये तो हो गया है। फिर आता है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस है, डक्ट्स है। डक्ट्स में क्या क्या आती है? वास डिफरेंस, एपिडिडाइमिस, वाजा एफ्रेंशिया, है ना, ये सारी चीजें। ग्लैंड्स भी है, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स एंड पीनस, तो इसकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही होती है, मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसे हम लोग कहते हैं, राइट। टेस्टिस ही वो जगह है जहां पे स्पर्म की प्रोडक्शन होती है। अच्छा, यू मस्ट रिमेम्बर कि टेस्टिस जो है ना वो स्क्रोटम में लाई कर रहा होता है और ये स्क्रोटम हमारे मतलब मेल के बॉडी से बाहर होता है। ठीक है। ये स्क्रोटम, ये जो स्क्रोटम है ये मेल के बॉडी से बाहर होता है। क्यों? क्योंकि जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है उससे 2 to 2.5 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए होती है स्पर्म की प्रोडक्शन के लिए, तो इट लाइज आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। स्क्रोटम लाइज आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। क्यों? क्योंकि स्क्रोटम में ही टेस्टिस प्रेजेंट है, स्क्रोटम में ही टेस्टिस है। ये देखो स्क्रोटम में ही टेस्टिस है ना, टेस्टिस, और टेस्टिस में बन रहा होता है स्पर्म। और ये एब्डोमिनल कैविटी से बाहर क्यों होती है? क्योंकि स्पर्म प्रोडक्शन नीड 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लेस temperature than our normal body temperature। cool। अब ये प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, ये क्या करती हैं? ये स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी, उसे मेच्योर होने में हेल्प करेगी, उसे न्यूट्रिशन देगी, राइट। देखो सेमिनल वेसिकल ये पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो अनपेयर्ड होता है, वील ऑलवेज रिमेंबर दैट। ठीक है। प्रोस्टेट विल ऑलवेज बी एन अनपेयर्ड ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल पेयर्ड होता है। ठीक है। ये देखो ये यूरिथ्रा है। देखो मेल्स में ना यूरिनोजेनाइटल डक्ट होता है, यूरिनोजेनाइटल डक्ट। यूरिनोजेनाइटल डक्ट। अब ये ऐसा क्यों है? क्योंकि इसी एक डक्ट के थ्रू यूरिन भी पास करेगी और स्पर्म भी पास करेगा। एक ही डक्ट होता है मेल्स में जो यूरिन एंड स्पर्म दोनों को ही पास करवाते हैं, तो इसीलिए यूरिनोजेनाइटल डक्ट। ठीक है। ये देखो ये यूरेटर है, यूरेटर ये ब्लैडर है जहां पे यूरिन की स्टोरेज होती है। ठीक है। ये मेल्स का पेनिस एंड दिस इज द यूरिथ्रा। ठीक है। जहां से फाइनली यूरिन एक्सक्रीट होती है। ठीक है। स्क्रोटम, अगेन स्क्रोटम बॉडी एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होती है क्योंकि स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री लेस टेम्परेचर की जरूरत होती है। ठीक है। वास डिफरेंस का रोल क्या है? बहुत सारे डक्ट्स होते हैं, वास डिफरेंस, एपिडिडाइमिस, है ना, ये सारे डक्ट्स क्या करते हैं? फाइनली जो टेस्टिस से स्पर्म बना है वो स्पर्म को लेकर जाएगा यूरिनोजेनाइटल डक्ट के पास। ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन हो जाए इसके लिए डक्ट प्रेजेंट है विच इज वासा डिफरेंशिया, एफ्रेंशिया, रेटिडेस्टिस, एपिडिडाइमिस, बहुत सारे डक्ट होते हैं। ठीक है। ओके। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की अगर हम लोग बात करें इस सिस्टम में क्या क्या होता है, तो यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है ओवरी पेयर्ड होता है ना दोनों साइड,
ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। उसके बाद यूट्रस, यूट्रस इज द मेन पार्ट जहां पे इम्प्लांटेशन होता है। देन सर्विक्स एंड वेजाइना, वेजाइना एंड सर्विक्स, इसे मैं मिटा दूं ना यहाँ से, लेट मी क्लियर इट ऑल। चलो देखते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या क्या है? ओवरी है, विच इज पैड ऑफ कोर्स, ये भी ओवरी, ये भी ओवरी। ओविडक्ट या फिर फेलोपियन ट्यूब बोलेंगे, ये जो लंबा सा ट्यूब जा रहा है, ये जो ओवरी, देखो बेसिकली होता क्या है कि ओवरी से ये इस तरीके से होती है, ठीक है, कुछ गैप होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। ये ओवरी देखो, ये ओवरी ना इस लिगामेंट के थ्रू, ये लिगामेंट है, ठीक है, ये एक लिगामेंट है जिसके थ्रू ओवरी कनेक्टेड होती है यूटेरिन वॉल से। ये यूटेरिन वॉल है ना, तो इससे कनेक्टेड है ओवरी। तो ओवरी और फेलोपियन ट्यूब के बीच में कुछ स्पेस होती है, और फेलोपियन ट्यूब में ना कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो इस तरीके से ओवरी को सराउंड कर रही होती है। अब ओवरी एग प्रोड्यूस करेगा और वो एग को कैप्चर कर लेगा, कौन? फेलोपियन ट्यूब। अब ये एग यहाँ से ट्रेवल करते 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 फाइनली जो फेलोपियन ट्यूब है उनकी 3 पार्ट होती है, ठीक है, इनफंडिबुलम, एम्प्यूला एंड ईस्थमस। तो एम्प्यूलरी रीजन में आके होता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। एम्प्यूलरी रीजन इस तरीके से कुछ होता है, देखो और ये यहाँ पे इस तरीके से होती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। तो ये होता है इनफंडिबुलम पार्ट, ये जो वाइडर पार्ट है उसे हम लोग एम्प्यूला कहते हैं, एंड ये होता है ईस्थमस पार्ट, ये होता है फेलोपियन ट्यूब, राइट। ये होता है फेलोपियन ट्यूब। तो एग को कैप्चर करता है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ठीक है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इसको इनफंडिबुलम में भेज के फाइनल यहाँ से इस तरीके से ट्रैवल करते करते जब एम्प्यूरिटी रीजन में पहुंचता है ना ओवा, और वहीं पर आके मीट करेगी स्पर्म, तो फिर वहां पर होता है फर्टिलाइजेशन। देन फाइनली वहां से जाइगोट जो है आगे ट्रांसफर होंगे ईस्थमस, एंड देन यूटेरिन वॉल पर होता है उसका इम्प्लांटेशन, ठीक है। देखो प्यूबर्टी अटेन करने के बाद यही यूट्रस है जो अपने आप को केपेबल बना लेता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए। मेंस्ट्रुअल साइकिल वी ऑल नो अबाउट इट, क्या है ये? ब्लड की शेडिंग होती है वहां पे, ठीक है, थ्रू वजाइना, वजाइना के थ्रू वहां पे ब्लड की शेडिंग होती है, राइट। देखो अगर इन केस फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जो जाइगोट है ना उसे न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, ठीक है, और ये न्यूट्रिशन ब्लड सेल्स के थ्रू उन्हें मिलेंगी। तो यूट्रस में बेसिकली हर महीने एवरी मंथ साइकिल के टाइम पे यहाँ पे ब्लड वेजल्स फॉर्म करने लग जाते हैं, ब्लड वेजल्स बनने लग जाते हैं, ठीक है। और यही अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो यही ब्लड वेजल्स हैं जो शेड करने लग जाएंगे, एंड इन द फॉर्म ऑफ ब्लड वो वजाइना से बाहर आते हैं, विच वी कॉल एज मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। और वो प्रॉपर 28 डेज का साइकिल इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। सर्विक्स और वजाइना को मिलाकर हम कहते हैं बर्थ कैनाल। सर्विक्स cervix plus vagina is the birth canal. cervix plus vagina is a birth canal। अब ये बर्थ कैनाल क्यों है? क्योंकि यहीं से बेबी जो है ना वो बाहर आती है, ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको सर्विक्स और वजाइना को दोनों को जोड़कर कहते हैं कि वो बर्थ कैनाल है। तो आई होप ये क्लियर होगा आप लोगों को। एक बार पढ़ लेते हैं कि लिखा क्या है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ओवरीज व्हिच प्रोड्यूस एग्स एंड हार्मोन्स, fallopian tubes, uterus and vagina. The female germ cells or eggs are made in ovaries which also produce hormones. अब ये ovaries में ही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्दर मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी इफ इन केस हो जाती है तो, ठीक है। और एस्ट्रोजन तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो हमने अपने लास्ट स्लाइड में देखा वही है, ठीक है। कवर करते हैं, आगे क्या लिखा है। आगे है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। देखो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में ना 3 चीजें होती है, फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस एंड सोशल फिटनेस।
तो ये चीज क्या है, देखो फिजिकल फिटनेस, अगर हम लोग फिजिकली फिट रहेंगे तो हमारे बॉडी की हर ऑर्गन भी प्रॉपर्ली काम करेगी, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी प्रॉपर्ली काम करेगा, तो वहां पे किसी भी तरीके को डिस्फंक्शन में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो होता है फिजिकल फिटनेस। अब ये फिजिकल फिटनेस को अटेन करने के लिए हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, वॉकिंग करेंगे, साइकिलिंग करेंगे, है ना, जो जिसमें फिजिकल, जो हमारा बॉडी जिसमें इन्वॉल्व हो पाए, ठीक है। देन मेंटल फिटनेस, देखो मेंटल, दिमाग पीस में रहे, काम रहे, कूल काम एकदम रहे, ये भी बहुत जरूरी होता है हमारे बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। आप देखो ना, अगर आप थोड़ा भी स्ट्रेस लेते हो तो उस दिन आपको सही से नींद नहीं आती। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारा मेंटल फिटनेस उस दिन मेंटली हम लोग काफी वीक फील करते हैं, हम लोग बहुत स्ट्रेस लेके रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं ना। डिप्रेशन जिनको होती है उनको नींद नहीं आती अच्छे से, तो इसीलिए होती है क्योंकि उनका ब्रेन ही जब सही से काम नहीं करेगा तो वो ब्रेन सही से हार्मोन्स प्रोड्यूस कैसे करेगा, है ना, सही अमाउंट में कैसे प्रोड्यूस करेगा, तो हमारा बॉडी सही से फिर काम कैसे करेगा। एंड देन आता है सोशल फिटनेस। सोशल वेल बीइंग लाइक बहुत सारी होती है ना, कि मान लो कि पब्लिक टॉयलेट्स है तो वो गंदे हैं तो उसको यूज नहीं करना है। सोशल वेलबींग यहाँ से भी आती है कि कुछ सोशल हमें वैल्यूज, कुछ नॉलेजेस देखने को सीखने को मिल रही है, सेक्सुअल अब्यूज ना हो, है ना, इस चीज को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए नॉलेज हम लोग गेन करते हैं, तो ये सब भी सोशल फिटनेस के अंदर आती है। तो एक पूरा रिप्रोडक्टिव हेल्थ बनाने के लिए फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस एंड सोशल फिटनेस की तीनों की रोल होती है, राइट। लिखा क्या है, देखो रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल फिटनेस टू लीड अ हेल्दी रिप्रोडक्टिव लाइफ। देखो फीमेल्स को तो स्पेशली कहते हैं कि हेल्दी खाना खाओ। क्यों कहते हैं हेल्दी खाना खाओ, सही से सो, क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे बॉडी में एवरी मंथ चलता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, राइट। अब अगर हम लोग हेल्दी खाना नहीं खाएंगे, बहुत जंक खाते रहेंगे, जंक खाते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स को अवॉइड करेंगे, एक्सरसाइज को अवॉइड करेंगे, हम लोग बहुत ज्यादा देर तक बैठे रह जाते हैं ना, मतलब बहुत लेथार्जिक फील करेंगे, तो इस चीज में ना हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब होता है, जो आजकल एक कॉमन इशू है। तो इससे अवॉइड करने के लिए क्या कहते हैं डॉक्टर्स की, लाइफस्टाइल को सुधारो, स्क्रीन से थोड़ा दूर रहो, सही से सो, उठो, बैठो, खाओ पियो है, लेकिन हेल्दी, है ना, थोड़ा एक्सरसाइज करो। तो इसे अवॉइड करने के लिए डॉक्टर्स हमें यही कहते हैं। देन इट प्रोवाइड्स बोथ मेल एंड फीमेल्स विद अवेयरनेस अबाउट बर्थ कंट्रोल मेथड्स एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। अब ये बर्थ कंट्रोल और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस क्या है, देखो बर्थ कंट्रोल मेथड्स का यहाँ पे रोल क्या आता है। सबसे पहली बात, बर्थ कंट्रोल तब जब इफ यू डोंट वांट एनी चिल्ड्रन, राइट, ठीक है, अभी एज ऑफ नाउ अगर जो भी कोई ऐसे कपल्स है उन्हें नहीं चाहिए अभी बच्चे, है ना, तो तब आता है बर्थ कंट्रोल मेथड का रोल। ऑल्सो इफ दे वांट टू स्पेस बिटवीन चिल्ड्रन, इफ दे वांट टू स्पेस बिटवीन देयर चाइल्ड्स, तो उस केस में भी बर्थ कंट्रोल मेथड्स आती है। कैसे क्या है, क्या क्या मेथड्स है ना, इस तरीके से हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, राइट। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, कुछ ऐसे डिजीजेस भी है हमारे सराउंडिंग में जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होंगी, ऐसे नहीं वो ट्रांसमिट होंगी कॉन्टैक्ट में आ गए तो ट्रांसमिट हो गए, नहीं, जैसे कॉमन कोल्ड वगैरह ना कॉन्टैक्ट में आ गए तो भी ट्रांसमिट हो जाएगा, बट नो, एसटीडीज आर दोज डिजीजेस जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होती है, जो पार्टनर टू पार्टनर जाती है, ठीक है। देखो आगे हमारे पास बर्थ कंट्रोल मेथड्स। तो बर्थ कंट्रोल मेथड्स का पहला एग्जांपल है बैरियर मेथड। बैरियर से हमें क्या पता चलता है, कुछ रोक देने वाला चीज, ठीक है। तो बैरियर मेथड्स में भी यहाँ लिखा हुआ है कॉन्डम। तो कॉन्डम बेसिकली करता क्या है, ये ना तो तुम्हारे गैमीट के बनने को रोकेगा, ठीक है, ना तो उसके ट्रांसफर होने को रोकेगा, बट हाँ उसके फ्यूजन होने को, हाँ एक्चुअली उसके ट्रांसफर होने को रोकेगा, ठीक है। किस तरीके से, देखो कॉन्डम्स आर मेड फॉर मेल्स, ये मेल कॉन्डम है, फीमेल के लिए फेमिडोम, डायफ्राम, सर्विकल कप्स, ये सारी चीजें आती है, ठीक है। तो बेसिकली कॉन्डम है क्या, एक रबर शीट है जो पीनिस के ऊपर लगाया जाता है, ठीक है। और क्यों, क्योंकि स्पर्म एंटर ना कर पाए वजाइना में। और सबसे खास बात क्या है कॉन्डम की, दैट इट इज द ओनली डिवाइस which prevents from STDs, देखो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस ना होती ही इसलिए है क्योंकि फ्लूइड
फ्लूइड मिल जाता है, ठीक है, फ्लूइड मिल जाएगा, तो वो फ्लूइड ही नहीं मिलेगा तो एसटीडी होगा कहाँ से, ट्रांसफर कहाँ से होगा, राइट। तो कॉन्डम क्या है, एक रबर शीट है जो कि पीनस के ऊपर लगाया जाता है ताकि स्पर्म जो है वो वजाइना में मिल नहीं पाए, एंड इट इज द ओनली डिवाइस विच प्रोटेक्ट फ्रॉम एसटीडीज, राइट। उसके बाद आता है हार्मोनल। हार्मोनल क्या है, जहां पे हार्मोन्स का रोल हो, तो वहां पर हम लोग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं। जो फीमेल्स है वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती है, ठीक है, टू डिले प्रेगनेंसी और टू अवॉइड, हाँ बेसिकली अवॉइड प्रेगनेंसी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इट कंटेन हार्मोन्स प्रिवेंटिंग द रिलीज ऑफ ओवम। देखो कॉन्डम्स वगैरह में जो बैरियर मेथड्स है, उसमें बैरियर मेथड्स में और भी आती है, लाइक लैक्टेशनल एमिनोरिया। लैक्टेशनल एमिनोरिया क्या है, ये वो पीरियड है, वो 6 महीने का वो ऐसा पीरियड है जब बर्थ होता है ना बच्चे का, तो उसे लैक्टेशन पीरियड होता है 6 महीने का, ठीक है, जब माँ उसे फीड कर रही होती है, मदर उसे फीड कर रही होती है, तो उस टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता, तो नहीं होता तो वहां पे तो फिर फ्यूजन भी नहीं होगी, गैमीट ही नहीं बनेगा, राइट। तो लैक्टेशन एमिनोरिया भी आता है बैरियर मेथड्स में, राइट। उसके बाद एक आता है कोइटस इंटरप्टस। इसका मतलब होता है विड्रॉल मेथड, मतलब कि इसमें कुछ कॉन्डम्स वगैरह का रोल नहीं होता, ये बेसिकली एक ऐसा मेथड है जहां पे जो मेल पार्टनर है ना, वो बिफोर इजैकुलेशन वो अपना पेनिस विड्रॉ कर लेगा, बट इसका चांसेस बहुत कम होता है। हार्मोनल मेथड्स में आती है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, और ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में जो हार्मोन्स है वो चाहे तो प्रोजेस्टेरॉन हो सकता है, वो चाहे तो प्रोजेस्टेरॉन होगा, मैं शॉर्ट में लिख दूं प्रोजेस्टेरॉन होगा, या फिर एस्ट्रोजन होगा, या फिर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों की कॉम्बिनेशन होगी। देखो इसमें ना ओवम की रिलीज ही सप्रेस हो जाएगी। जब हम पिल्स लेते हैं ना तो प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है ना, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन या फिर उनकी कॉम्बिनेशन, ये ओवम की रिलीज को ही सप्रेस कर देती है, ठीक है। ऑल्सो कुछ ऐसे पिल्स भी आते हैं मार्केट में जिसके वजह से जो स्पर्म ट्रैवल कर रहा होता है ना, स्पर्म की क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। जो वजाइनल एनवायरनमेंट है उसे बहुत एसिडिक बना दिया जाता है, तो स्पर्म की जो मोटिलिटी है उसे सप्रेस कर दिया जाएगा। तो स्पर्म अगर खुद में ही बहुत मोटाइल नहीं रह पाएगा तो वो ट्रैवल कैसे करेगी, उतनी लंबी डिस्टेंस वो ट्रैवल कैसे करेगी, है ना। तो वही होता है। देन आता है मेरे पास सर्जिकल मेथड, एक है वाजेक्टोमी, दूसरा होता है ट्यूबेक्टोमी। वाजेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। वाजेक्टोमी में क्या होता है, वाजेक्टोमी मेल्स में परफॉर्म किए जाते हैं। इफ यू रिमेंबर वाज डिफरेंस, जो टेस्टिस से बने हुए स्पर्म को लेकर जाता था आगे फर्दर, ठीक है, तो उसी डक्ट में ना स्मॉल इंसिजन, छोटा सा कट लगाकर उसे टाई कर दिया जाता है। तो अब स्पर्म्स तो बन रहे हैं बट वो ट्रैवल नहीं हो पाएंगे, क्यों, क्योंकि बीच का रास्ता ही कट हो गया है। एंड सिमिलरली ट्यूबेक्टोमी होता है फीमेल्स में। ट्यूबेक्टोमी में फेलोपियन ट्यूब्स के पार्ट को कट कर दिया जाता है, तो ओवम तो बनेगा, ओवा तो बनेगा, बट वो आगे फर्दर ट्रांसफर नहीं हो पाएगा क्योंकि फेलोपियन ट्यूब का रास्ता ही बीच से कटा हुआ है, ठीक है। तो एब्डोमेन के थ्रू, है ना, एब्डोमिनल रास्ते पाथ के थ्रू छोटा सा इंसिजन लगाएंगे फेलोपियन ट्यूब में एंड और वाज डिफरेंस में, एंड देन उसे टाई अप कर देंगे, बांध देंगे, राइट। तो ये होता है बैरियर मेथड्स। फिर लिखा हुआ है एसटीडीज। तो एसटीडीज के बारे में तो हमने वैसे कवर कर लिया है, बट चलो पॉइंट्स लिख लेते हैं। तो एसटीडीज होती है, इट ट्रांसमिट्स only via diseased partner. Through फ्लूइड डिस्चार्ज। अब ये फ्लूइड ब्लड भी हो सकता है। मान लो कोई ऐसा पर्सन है जिससे एसटीडी है, ठीक है, और उनकी सिरिंज के थ्रू और सम ब्लेड के थ्रू, है ना, किसी भी तरीके से उनका खून अगर एक नॉर्मल इंसान में चला गया तो उनको भी एसटीडी हो जाएगी। अब उस केस में वो दोनों सेक्सुअली एक्टिव तो नहीं थे ना, कोपुलेशन वगैरह कुछ तो नहीं हो रहा था, बट उनका ब्लड ट्रांसफ्यूज कर गया, है ना। तो वही होता है। बार्बर्स की शॉप पे देखा जा सकता है कि बार्बर्स जो ब्लेड को यूज करते हैं ना बाल हटाने के लिए, मेल्स के लिए, है ना, अगर मान लेते हैं कि एक मेल को एसटीडी थी,
उसका ब्लड लग गया उस ब्लेड पर, बार्बर ने उसे वॉश नहीं किया और उसी ब्लेड से दूसरे जो एक नॉर्मल इंसान था उसके भी बाल हटा दिए, तो गलती से उसे भी कट लग गया, ब्लड वहां ट्रांसफ्यूज हो गया, एसटीडी उसे भी हो गई। ठीक है, सेकेंड केस, सेकेंड थिंग, इसे प्रिवेंट कैसे करेंगे? तो अवॉइड कोपुलेशन with unknown partners. Avoid copulation with unknown partners. ठीक है, wash the syringe well. Oh, so sorry. Dispose the used syringes. In hospitals, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो इसके लिए क्या कि स्प्रेड एजुकेशन और स्प्रेड अवेयरनेस। ठीक है, स्प्रेड अवेयरनेस। नोट, STD cannot be transmitted through physical contacts. राइट, फिजिकल कॉन्टैक्ट। इसका एक फेमस एग्जाम्पल है विच इज एड्स। एग्जाम्पल, फेमस एग्जाम्पल है, वैसे तो बहुत सारे हैं, लाइक जेनाइटल हर्पीज है। ठीक है, देखो मैंने स्पेलिंग भी गलत लिख दिया। ये एग्जाम्पल काफी फेमस है विच इज एड्स। एड्स एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है, वैसे तो और भी बहुत सारे हैं, लाइक हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीज, जेनाइटल वार्ड्स, है ना, ये सारे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। बट एड्स के बारे में हम लोग देखेंगे क्योंकि एड्स बहुत फेमस है और ऑलमोस्ट हर क्लासेस में, हर बुक्स में देखने को मिल जाएगी। छोटा सा यहाँ पे पॉइंट बनाते हैं कि एड्स होता किससे है। एड्स होता है HIV के वजह से। HIV क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और एड्स का एग्जाम्पल, फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड क्यों? क्योंकि हम अपने लाइफ टाइम में, मतलब जो भी ऐसे इंसान है, जो भी ऐसे पर्सन है जिन्हें एड्स होता है, तो वो अपने लाइफ टाइम में इसे एक्वायर्ड करते हैं। उन्हें विरासत में तो वो चीज नहीं मिलती ना, तो वो एक्वायर्ड करते हैं। ठीक है, HIV इज अ मेन कॉज, वो वायरस होता है। तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, इसमें क्या होता है? इम्यून सिस्टम बेकार होना शुरू हो जाता है। एक पर्सन की इम्यून सिस्टम, देखो हमें कुछ भी पहले बार कोई पैथोजन इन्फेक्ट करता है, ठीक है, तो वो जो पैथोजन हमें इन्फेक्ट करता है, राइट, तो वो उससे बचाने के लिए इम्यून सिस्टम खड़ा होता है हमारे बॉडी में कि पहले तो हम फाइट करेंगे,
ठीक है, मेमोरी सेल्स हो जाती है। तो HIV करता क्या है कि उसे इम्यून सिस्टम को डिक्रीज करना शुरू कर देता है, उसको खत्म ही करने लग जाता है। उसकी जो मेमोरी सेल्स है, जो टी हेल्पर सेल्स होती हैं, जो एंटीबॉडीज बनाने में हेल्प करेगी, वो उसे ही खत्म करने लग जाएगा। तो जब वो ही नहीं रहेगा तो हमारे बॉडी में पावर कहाँ से आएगी लड़ने के लिए किसी भी डिजीज को। तो एड्स में बेसिकली होता ही है कि बॉडी के इम्यून सिस्टम इतना वीक हो जाएगा कि इवन इफ अगर तुम्हें कॉमन कोल्ड हो गया तो तुम नहीं बच पाओगे उससे। ठीक है, तो वही होता है। आगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है एंड। आई होप आपको ये सेशन काफी अच्छा लगा होगा। आगे के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जो डिटेल्स हमारी एक्सीलेंट क्लासेस की वो डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट है। आगे के लिए बनते हैं हम लोग ऐसे ही मिलेंगे वापस हमारे नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।